हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी का एक प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि हिंदी के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और सबसे पहले जो होते हैं दोस्तों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 जो है गद्य में से पूछे जाते हैं और 5 जो है काव्य में से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो दोस्तों मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, आधे अधूरे मोहन राकेश की है, आखिरी चट्टान भी मोहन राकेश की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वासुदेव शरण की जो कृति है वो है माता भूमि। इसी तरह से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें पूछा नहीं है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो इन्हीं की है दोस्तों, विचार और वितर्क भी इन्हीं की है और साहित्य का मर्म भी इन्हीं की है, यानी बिल्लेसुर बकरिया ये दोस्तों इनकी नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ये इनकी रचना नहीं है कृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलबाब, मैंने सिल पहुंचाई। तो दोस्तों इसमें सूरज का सातवां घोड़ा तो धर्मवीर भारती की है, आलबाब जो है दोस्तों वो अज्ञे जी की है और मैंने सिल पहुंचाई विद्या निवास मिश्र की है। तो इसमें पूछा है दोस्तों जी सुंदर रेड्डी की रचना, तो इनकी रचना हो जाएगी दोस्तों। पहले नंबर है जो मेरे विचार वो इनकी रचना है दोस्तों। इसी तरह से घ नंबर है अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों ये अग्नि की उड़ान जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसी तरह से वहाँ यानी 5वां जो क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। यानी इसमें दोस्तों ठुमरी की विधा पूछी है, ये कौन सी है, यात्रा स्मरण है, उपन्यास, कहानी, रिपोर्ट ताज है। तो दोस्तों जो इनकी ठुमरी जो कृति जो है दोस्तों वो एक कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। इसी तरह से दोस्तों आगे आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, बहुविकल्पी 5 और बचे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, यानी अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, 2 का। तो रस कलश किसकी रचना है। आपके ऑप्शन दिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद। तो रस कलश जो है दोस्तों किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 3। खा नंबर है मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। तो दोस्तों इनकी जो महाकाव्यात्मक कृति है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी साकेत इनकी एक यानी महाकाव्य बताइए। गा नंबर है दोस्तों निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इसमें ये पूछा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। तो कानन कुसुम इनकी है दोस्तों, प्रेम पथिक भी इन्हीं की है और चित्राधार भी इन्हीं की है। और दोस्तों जो नहीं है वो है इत्तिलम, यानी ये अज्ञे जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसी तरह से घा है सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो दोस्तों इन्हें जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है वो लोकायन इनकी जो कृति है इसके लिए मिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर है। और दोस्तों चिदम्बरा पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, आपको इसका पता होना चाहिए। इन्हें जो हिंदी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो चिदम्बरा पे मिला है इन्हें। तो आप ये ध्यान रखें चिदम्बरा पे कौन सा मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। इसी तरह से 5वां यानी 1 नंबर है निम्नलिखित में से
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। तो दोस्तों इनका जो काव्य संकलन है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हरी घास पर क्षणभर। और दोस्तों इन्हें इस काव्य के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें भी मिल चुका है, यानी अज्ञे जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो इसी कृति के लिए मिला है। तो आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो 10 क्वेश्चन इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आपको 2 पैसेज देगा दोस्तों, और उसमें से आपको एक पैसेज पर आधारित जो भी 5 क्वेश्चन देगा यहाँ पर उसमें से आपको 5 का आंसर लिखना है। यानी कि 5 क्वेश्चन देगा 2-2 नंबर के, 10 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे दोस्तों भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो इसे पहले अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों ये भूमि का निर्माण जो है ये है राष्ट्र का स्वरूप पाठ का है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरह से हम इसे पहचान लेंगे, और इस पर आधारित जो भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं हम उनका आंसर अपनी कॉपी पर मेंशन कर लेंगे। का, खा, गा, घा, वां, इस तरह से 5 क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। और जो लास्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्तों 5वां, उपर्युक्त गद्यांश के आपका पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें पाठ का नाम लिखना है यानी राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल। बाकी जो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है वो इस पर आधारित है, इसमें से हमें छांट के यहाँ पर लिखना है, जो कि हम आसानी के साथ कर सकते हैं। और एक अथवा में है दोस्तों, यहाँ पर अथवा वाला देख लेते हैं। एक पैसेज ये दे रखा है और इसके भी इसी तरह से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। तो हम इन दोनों में से किसी एक पैसेज को आराम के साथ कर लेंगे और इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये कौन से पार्ट का है, ये भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। तो दोस्तों ये जो है अशोक के फूल के नामक पार्ट का है ये, और इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम इस तरह से जो ये छांटने वाले हैं दोस्तों ये यानी पैसेज पर आधारित हैं, 2 में से हमें एक पैसेज करना है और हम इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, यानी 4 पर। और ये सेम टू सेम दोस्तों 3rd क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें ये फ़र्क है वो उधर गद्यांश है और इधर पद्यांश है, यानी अब काव्य खंड पर आ गए हैं हम यहाँ पर। और ये भी सेम उसी की तरह है, यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश देगा और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन देगा जो कि 2-2 नंबर के होंगे, और इस तरह से 10 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर एक पद्यांश, मेरे प्यारे नव जलद से कंज, इस तरह से ये पूरा आपको यहाँ पर एक कविता यानी पद्यांश यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उस पर आधारित ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसके आंसर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको वही पता करना है कि ये पद्यांश कौन सी पाठ का है यानी कौन सी रचना का है ये, तो और इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो मेरे प्यारे नव जलद यानी इस तरह से आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ये पवन दूतिका का है, और इसके जो रचयिता जो है वो दोस्तों वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हमें सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि ये किससे लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। अब इस पर आधारित ये 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये हम इसके आंसर हम इसमें से दे सकते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमेशा यही पूछता है कि कविता का शीर्षक यानी कविता का नाम और उसके रचयिता पूछता है। तो पवन दूतिका कविता है दोस्तों, और रचयिता जो है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो हम इस तरह से हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो 5 में है दोस्तों का है, तो इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक का कह रहा है दोस्तों, और 3 दे रखे हैं। तो आप जिसका भी आपको याद है या आप याद करके गए हैं उसमें किसी का एक का भी साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख यानी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से 5 के बाद 5 का खा आ जाता है दोस्तों। 5 का खा है ये क्वेश्चन, इसमें क्या, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी दोस्तों
यहाँ भी साहित्यिक परिचय पूछ रहा है आप, और 3 यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कि किसी एक पर आप साहित्यिक परिचय उसका दे सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तो 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। इस तरह से हम 5वें क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको दे रहा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या अथवा में ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और 80 वर्ड में देना है दोस्तों, और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों यानी 4 में से आपको सिर्फ एक करना है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, बहादुर, यानी 4 में 3 में से दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, आप कुछ भी एक याद करके गए हैं तो उसमें से आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, और आप उसका आंसर आसानी के साथ यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है 7वें क्वेश्चन में दोस्तों, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी जो भी आपने के कॉलेज में, स्कूल में जो भी पुस्तक आपकी पढ़ाई गई हो, यानी जो भी आपने पढ़ी हो, उसके आधार पर उसमें से एक का आंसर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर का है तो मुक्ति यज्ञ है, तो उसमें पूछा है मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की कथा वस्तु लिखिए। यानी का में से जिसने दोस्तों मुक्ति यज्ञ पढ़ा है उसके दो में से एक क्वेश्चन करना है। इसी तरह से अगर किसी के पास सत्य की जीत पढ़ी है दोस्तों उसने, यानी उसके जो कॉलेज में या उसके जो डिस्ट्रिक्ट में जो पुस्तक जो है वो सत्य की जीत है दोस्तों, तो उसके आधार पर इन दोनों में से एक का आंसर देना है। यानी जो भी हमारे कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई गई है उसमें से, उस पुस्तक में से तो 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उन दोनों में से एक का आंसर हमें देना है। तो सत्य की जीत अगर आपकी है तो खंडकाव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए, या सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। इन दोनों में से एक को करना है। तो 7वें क्वेश्चन में दोस्तों कुल एक क्वेश्चन करना है, वो भी 80 वर्ड में करना है हमें, और वो 5 नंबर का है, और उसमें से करना है जो हमारे कॉलेज या स्कूल में जो किताब पढ़ाई गई है उसमें, उस खंड में से हमें ये करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। और 8 से दोस्तों क्या शुरू होता है, खंड खा शुरू हो जाता है यहाँ से, और ये संस्कृत शुरू हो जाती है यहाँ पर। और संस्कृत में आपको यहाँ पर दो गद्यांश दिए हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिए हैं, गद्यांश दिए हैं आपको, और उसमें से क्या करा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ लिखना है उसका, और उसका हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक का। यानी 2 दिए हैं, एक अथवा में है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पहला वाला दोस्तों इसे पढ़ लेंगे। इसका संदर्भ लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका पाठ का नाम पता कर लेना, और उसके इसमें लेखक की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। संस्कृत में तो इसमें लेखक की ज़रूरत नहीं होती है, तो लेकिन हमें पाठ का नाम संदर्भ में ज़रूर लिखना है। तो संस्कृत साहित्यम सरस, यानी ये जो संस्कृत का पाठ है, ये कौन सा पाठ है दोस्तों, संस्कृत भाषाया महत्तम। ये जो संस्कृत का पाठ है उससे लिया गया है इसे। इसी तरह से ये दूसरा जो पैराग्राफ है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, ये वाला जो पाठ है दोस्तों वो आपका है महामना मालविया से, उस पाठ से ये लिया गया है। अब इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे और हिंदी अनुवाद किसी एक का कर देंगे जो कि हमें अच्छे से आता होगा। तो इस तरह से 8वें क्वेश्चन को हम, संस्कृत का जो क्वेश्चन है, इसे आसानी के साथ संदर्भ सहित व्याख्या इसकी कर लेंगे। इसी तरह से खा नंबर में है दोस्तों क्या है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ पर 2 श्लोक दे रखे हैं और आपको किसी एक का संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे कि अभी पैराग्राफ का किया था संस्कृत में, और ये भी संस्कृत के श्लोक हैं। तो संदर्भ लिखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये श्लोक किस कविता में कहा है, यानी किस में कहा है ये। तो ये पहले वाला है, ना मैं रोचते, ये दोस्तों है जातक कथा का श्लोक है ये। तो हम जब संदर्भ लिखेंगे तो जातक कथा का उसमें मेंशन करना हमें ज़रूरी होता है। और ना चोर हारिए, ना नाचा राज हारिए, ये जो है दोस्तों, ये जो है सुभाषित रत्नानी जो है उस कविता में कहा है ये। तो यानी इस तरह से हमें इसमें दोनों में से एक करना है। उसकी से पहले संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे।
अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ से दोस्तों यहाँ व्याकरण शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर मुहावरे आ गए हैं और यहाँ पर 4 दे रखे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और उसमें से सिर्फ एक का पूछ रहा है। तो हम किसी का भी उसका अर्थ लिखेंगे और उसे अपने मुहावरे में प्रयोग कर देंगे। पानी पानी होना यानी शर्म से पानी, शर्म बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, यानी कुछ भी जो भी हमें एक का पता होगा उसमें दोस्तों हम आसानी के साथ उसे हम कर लेंगे और उसे अपने वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 10 का है दोस्तों संधि विच्छेद, यानी कवींद्र का संधि विच्छेद है। कवींद्र यानी ये कौन सी संधि है दोस्तों, ये है दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा आ रही है इसमें, तो ये दीर्घ संधि है। अब इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो दोस्तों कभी तो ऐसा लिखा जाता है, ये तो कभी ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इंद्र नहीं लिखा जाता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं लिखा जाता, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और कभी ऐसा लिखा जाता है और इंद्र भी ऐसा लिखा जाता है, यानी कवि प्लस इंद्र, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से सेकंड नंबर है देवेश, देवेशा का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसमें देवेश में जो है वो गुण संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा तो देव प्लस क्या होगा दोस्तों, देव प्लस ईश। इसका पहला जो ऑप्शन जो है आ नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, देव प्लस ईश, ईशा, इस तरह से। और इसी तरह से नेक्स्ट है, थर्ड है नाविक का संधि विच्छेद होगा। तो नाविक में दोस्तों कौन सी संधि है, नाविक में है दोस्तों अयादी संधि है। और जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो नाव पर हम औ की मात्रा लगा लेंगे तो 9, और यहाँ वा को हम वा के बदले हम इस पर औ की मात्रा लगा लेंगे और यहाँ पर ई बचेगा और का बचेगा, इक बचेगा, तो 9 प्लस इक, तो 9 प्लस इक जो है दोस्तों दा नंबर पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दा इज राइट आंसर। इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, विभक्ति आ गई है दोस्तों यहाँ पर। तो दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर आत्मानो शब्द में विभक्ति और वचन है, आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो ये नामने शब्द में है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं और ग्रामर वाले पार्ट में चल रहे हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला है अविराम और अभिराम। तो दोस्तों इनका यहाँ पर अर्थ लिखना है, कि इनका अर्थ देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको। तो अविराम, तो दोस्तों एक होता है विराम यानी रुकना, अविराम मीन्स लगातार यानी चलते रहना। तो अविराम का लगातार एक तो यहाँ पर आया और एक यहाँ पर भी आया है, लेकिन हमें इसका भी देखना है अभिराम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लगातार और सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर सा मैच करेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सा इज राइट आंसर। इसी के साथ आगे चलते हैं, जलद, जल्दी। अब इनका अर्थ देखना है, तो जलद दोस्तों होता है बादल, तो बादल यहाँ मैच कर रहा है, और जल्दी मिस होता है जलधि मिस समुद्र, तो ऑप्शन नंबर आ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से खा नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी 3 यहाँ पर एक शब्द दिए गए हैं, उनमें से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, यानी एक तरह से जो पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों, जो कि हमने हाई स्कूल में पढ़े थे। तो यहाँ दल का लिख सकते हैं 2 वर्ड, यानी दल का क्या होता है दोस्तों, समूह होता है, संघ होता है। मित्र का लिख सकते हैं हम दोस्तों, तो मित्र का क्या लिख सकते हैं हम, तो मित्र का तो दोस्तों आसान होता है, साथी होता है, साथी लिख सकते हैं, सखा लिख सकते हैं। इस तरह से दाम का भी लिख सकते हैं दोस्तों, दाम का हम कीमत लिख सकते हैं और दाम का हम मूल्य लिख सकते हैं, यानी तो हम किसी एक का लिखना है तो हम एक का लिख लेंगे यहाँ पर। आगे आ जाते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है तो दोस्तों वो आस्तिक होता है, ये ऑप्शन नंबर सा जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह से जो गलत कार्य के लिए हट करे तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुराग्राही, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। इस तरह से नंबर घ में आ जाएंगे,
निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए हैं और जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यानी कि अशुद्ध है। उनमें से 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला है, ये पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। तो दोस्तों संग्रहित नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यानी अवतरित है, यानी उससे लिया गया है। तो यहाँ पर इसकी जगह अवतरित होना चाहिए, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस तरह से तीसरा देख लेते हैं, तुम मेरे से मत बोलो। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे मत बोलो। दोस्तों इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर हम ऐसे शुद्ध कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो 12 का दोस्तों क्या है, का में वीर अथवा करुणस का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। तो वीर अथवा करुण में से दोस्तों किसी एक की परिभाषा लिखेंगे और उसका एक उदाहरण लिख देंगे। इस तरह से हम इसे कर लेंगे। खा में श्लेष अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। यानी इन दोनों में से किसी एक के अलंकार का लक्षण यानी परिभाषा लिखेंगे और उसका उदाहरण दे देंगे एक। इसी तरह से गा नंबर में दोहा या कुंडलिया छंद का लक्षण यानी परिभाषा लिखेंगे और उसका एक उदाहरण दे देंगे। इस तरह से हम इन तीनों को, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन नंबर 12 के जो भी तीनों का खा का क्वेश्चन है, इन्हें आराम के साथ इन्हें कर सकते हैं। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है, ये लेटर से संबंधित है दोस्तों। तो कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी आपको एक पत्र लिखना है और काय के लिए, कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए। और अथवा में दोस्तों फिर एक है, नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी यहाँ पर इन दोनों में से आपको एक पत्र करना है, यानी एक अथवा में, 2 में से आपको एक करना है। और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि 5 यहाँ पर आपको निबंध दिए गए हैं और उसमें से आप एक पर निबंध लिखना है। तो आप किसी पर एक पर जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो उस पर आप आसानी के साथ निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस पेपर को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में हमें कोई भी परेशानी ना हो।